हो गया था स्टार्ट, राइट? है ना? सबको याद है कि नहीं? ठीक है। यस सर। हाँ, तो एपी जीपी हमने पढ़ लिया था। कुछ और प्रॉब्लम्स हमको जीपी के हमको देखने थे, और उसके बाद अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन और इनके बारे में हमको देखना था। तो ये लास्ट क्लास में हमने कवर करने की कोशिश करी थी, बाकी का पोर्शन आज कवर करके फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो एपी के बारे में ऑलरेडी आप सब कुछ जानते हो, ये सारी चीजें ऑलरेडी अपन ने डिस्कस करी थी। नोट्स में आज जब ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस दिन किए नहीं थे क्योंकि थोड़ा ही पोर्शन कवर हुआ था। अभी सारे नोट्स आ जाएंगे। जो जो भी हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम ट्राई किए थे, आपको अगर उनको रिट्राई करना तो एक बार वापस से रिट्राई कर देना। आपका टेस्ट भी है शायद संडे को ही है, तो संडे के टेस्ट में मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। एक तो नोट्स से क्वेश्चन कर सकते हो, दूसरा पीवाईक्यू अगर ट्राई कर सको तो पीवाईक्यू ट्राई कर लेना। ठीक है। तो ये जीपी के बारे में भी हमने देखा था कि जीपी की जनरल टर्म क्या होती थी, ए आर एस टू पावर एन माइनस वन। जीपी की जनरल टर्म हमने देखी थी ए आर एस टू पावर एन माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी भी देखा था। ठीक है। 3 नंबर अगर जीपी में होंगे तो मिडिल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। सो ए बी सी, अगर ये 3 नंबर बोला गया जीपी में है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा? बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू सी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और 3 नंबर अगर एपी में होंगे, एबीसी अगर 3 नंबर एपी में हमको दिए हुए हैं, तो अगेन यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। क्या सबको पता है ना? बोलो, ये 3 रिलेशन पता है कि नहीं आपको? दोनों रिलेशन जवाब दो, हाँ या ना? पता है कि नहीं है? क्या क्या नाम है आपके? आदित्य, गौरव, साहिल, ऋतिक एंड युवराज। ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं भी ना आप थम्स अप कर रहे हो, चैट पे लिख रहे हो, मैं भी ऐसे ही बढ़ा देता हूँ। अनम्यूट करके बताओ। यस सर। है ना? या तो फिर क्या करते हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन रखे, या फिर मैं भी माइक ऑफ करके पढ़ा देता हूँ, कि माइक ऑफ करके आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है। तो अगर क्लास, क्योंकि फिर वही करना पड़ेगा। क्लास अच्छे से तभी हो पाएगी ना जब आप लोग जवाब दोगे, अदरवाइज तो हम इसी में रह जाएंगे। मैं पूछता रहूंगा कि भाई समझ में आया नहीं आया, आप चुपचाप बैठे रहना। अगर नहीं आया तो ना बोलो, आ रहा है तो हाँ बोलो। ठीक है। इसलिए जवाब देते रहो सबके लिए। ये एक ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे जवाब देंगे, सारे के सारे बच्चे हो कितने, 9 8 5 6 तो बच्चे ही हो। ठीक है। तो 5-6 बच्चों के लिए अगर ये क्लास लग रही तो आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस तो सर। पार्टिसिपेट करो। अदरवाइज सी फॉर यू, अगर टीचर एफर्ट ले रहे हैं क्लास में आके, अगर आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा लेक्चर आपके लिए दे रहे हैं, तो अगर आपको अगर एफर्ट नहीं लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास में। इसलिए पार्टिसिपेट इन द क्लास। हाँ या ना जवाब दो। कोई क्वेश्चन का तरीका आपका हो तो मेथड बताओ, कोई डाउट आता तो डाउट पूछो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। ओके, चलो। तो अगला एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये ध्यान से देखो कि 3 नंबर बोला गया, आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द जीपी, देन फाइंड द फोर्थ टर्म। यहाँ पे 3 नंबर कौन कौन सी गिवन है? एक्स, 2x प्लस 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 3। दिस 3 नंबर आर इन द जीपी। तो क्या तरीका अपना है बताओ? 2x प्लस 2। हाँ, वेरी गुड, जल्दी जल्दी रेशियो पता। हाँ, मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? AC। हाँ, AC, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। बस यहाँ पे देखो, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं। उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? x। जो भी x की वैल्यू आ जाएगी, हमको फिर फोर्थ टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, तो मतलब जीपी पता चल जाएगी, उस जीपी का फिर फोर्थ टर्म निकल जाएगा। है ना? कर पाओगे? बोलो। यस सर। ठीक है। तो हमें बस ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, तरीके देखते जाने फटाफट। अगेन अगला क्वेश्चन देखो। If in a GP A1 plus A2 plus A3 equal to 13, A1 square plus A2 square equal to 91, पूछा क्या है वैसे? अच्छा, क्वेश्चन अधूरा रह गया शायद, क्वेश्चन अधूरा रह गया। ठीक है, अगला करते पहले ये वाला पढ़ो। इन एन जीपी फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू n रेज़ टू पावर -4, A2 is equal to n रेज़ टू पावर n and A8 is equal to n रेज़ टू पावर 52। देखो 3 अलग अलग टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और एट्थ टर्म। पूछा n की वैल्यू क्या होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ कैसे करेंगे। जीपी में फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, एट्थ टर्म पता है। आपको पूछा है n की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से ट्राई करके बताओ, और कैसे करेंगे सोच के बताओ।
A2 को AR लिख लेंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे एंड R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, एक नंबर सही बता दिया आपने एकदम। ए मुझे पता है ऑलरेडी, फर्स्ट टर्म पता है, मतलब ए पता था, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, n रेस्ट पावर -4। सेकंड टर्म पता है, मतलब सेकंड टर्म मतलब क्या होता है, ए आर, वेरी नाइस। तो a इंटू आर की वैल्यू मुझे कितनी पता है, n रेस्ट पावर n। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाय n रेस्ट पावर -4। तो ये बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, पावर सब्सट्रैक्ट मतलब n रेस्ट पावर n+4 हो जाएगी। तो r आ गया, a पता है, r पता है, 8 भी गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 8 का फॉर्मूला क्या होगा, a, AR की पावर 7। वेरी गुड, ए आर की पावर 7 इक्वल टू n रेज़ टू पावर 52। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दोगे अगर आप, तो आई थिंक यहाँ से n की वैल्यू आ जानी चाहिए। n रेज़ टू पावर -4 इंटू r रेज़ टू पावर 7, n रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा, तो 7n + 28 इक्वल टू n रेज़ टू पावर 52। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करके n निकाल लोगे, है ना। बेस से में पावर ऐड कर देना, तो पावर अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7n + 24 विल बी इक्वल टू 52। शायद यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। आ रही है, कितनी आ रही है बताओ, बोलो बच्चों, आ रहा है इससे आंसर की नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखो कितना आएगा यहाँ से, 7n इक्वल टू 52 - 24। हाँ, तो 7n कितना आ जाएगा, 52 - 24 कितना आएगा, 28। so n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। बताओ क्लियर है ये? यस सर। ओके, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये ट्राई कर लो जेई मेंस का जल्दी से। In an increasing geometric series, the sum of second term, sixth term is this. The product of third term and the fifth term is this. Find the sum of this. So देखो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे जनरली हम कर क्या रहे हैं, बार बार अगर आप ध्यान से देखोगे हर क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहे हैं। दो इक्वेशन से दो अननोन है हमारे पास, ए और आर, और ए और आर की वैल्यू निकाल के वहां पुटअप कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये भी वैसे क्वेश्चन है, तो इसकी कैलकुलेशन हम फिर आप बाद में कर लेना। देखो पहला रिलेशन क्या गिवन है, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। सम ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स ए आर plus AR raised to power 5 equal to 25/2, and the product of third and the fifth term. So third मतलब AR square और fifth मतलब AR raised to power 4 equal to 25। तो पूछा है सम ऑफ फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, कैसे करें। फोर्थ टर्म मतलब कितना हो जाएगा, AR क्यूब, सिक्स्थ टर्म AR raised to power 5, एट्थ टर्म AR raised to power 7, इनका सम पूछा गया। तो यहां से AR क्यूब कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + R स्क्वायर + R raised to power 4। एक बार चेक कर लेना। और देखो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है, इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ, कोई तरीका दिख रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर आर एस टू पावर हाउ मच 6 इक्वल टू 25। पावर 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए आर क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू 25। सो ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-5। हाँ, +-5 आएगी, पर इनको इंक्रीजिंग बोला इसलिए हम 5 कर सकते हैं, है ना। ये सही लिखा है मैंने, चेक करो। अब ए आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई है, अब क्या करें, आर कैसे निकलेगा। देखो ए आर क्यूब ये वाला पता चल गया मेरे को। अब अगर ये वैल्यू आ जाए बची हुई 1 + R स्क्वायर + R raised to power 4, तो काम हो जाए, तो कैसे निकालें बताओ। यहां तो यहां से चाहो तो आर ए की वैल्यू यहां पे पुटअप करो, या फिर आर की वैल्यू पुटअप करें, बताओ क्या तरीका रहेगा जल्दी से। और मुझे क्रिएट क्या करना है, 1 + R स्क्वायर + R raised to power 4, अगर ये भी क्रिएट हो जाए तो भी मेरा काम हो जाए। पर ये कैसे क्रिएट होगा, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ए आर कॉमन ले लें, क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 + R raised to power 4 इक्वल टू 25/2। ठीक है,
आर यू गेटिंग दिस? हेलो, Yes, sir. मैं अच्छा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में तो आ रहा है ना कैसे हो रहा है सॉल्व? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब तरीका बताओ क्या करें। मुझे बेसिकली देखो हो तो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे सिर्फ या तो ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, या फिर और कोई तरीका हो तो दिखाओ। In increasing sum of the second term and the sixth term is this, the product of third term and the fifth term is this। यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब या तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूँ या फिर क्या तरीका अपना है, जल्दी बता दो। डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? सोचो जरा, कहीं ना कहीं से बस आर स्क्वायर आ जाए या फिर आर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, देखो आर चाहिए मुझे, राइट? तो अपन मान लो एक बार इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते, क्या पता वहां से कुछ आ जाए। आर चाहिए कैसे? ए आर क्यूब की तो वैल्यू मेरे पास आ गई, अगर आर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूं तो देखो वहां से क्या रिलेशन आएगा, चेक करके अगर कुछ फायदा हो जाएगा तो डिवाइड करके देखो, देखो क्या बन रहा है। इफ वी डिवाइड 1 by 2, ए आर 1 plus r raised to power 4 अपॉन ए आर क्यूब इक्वल टू, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक बार डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। R square into 1 plus R4 equals to 5 by 2. सॉरी बच्चों, थोड़ा साउंड आ रहा था इसलिए फिर उधर बैकग्राउंड। हाँ बताओ, कुछ आ रहा है यहाँ से? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ए कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर स्क्वायर बचेगा। हाँ देखो हो गया सॉल्व आई थिंक। 1 plus r raised to power 4 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 5 by 2, है ना? अब देखो ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ये आर स्क्वायर में क्या है क्वाड्रेटिक, यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू पता कर लेना। यहाँ से आप क्या पता कर लेना, आर स्क्वायर की वैल्यू, वो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे आप सॉल्व, बोलो? Yes, sir. है ना आर स्क्वायर। हाँ क्या हो गया, हाँ बोलो। AR cube minus 5 क्यों नहीं लिया? हाँ हाँ, ए आर क्यूब क्या, ए आर क्यूब का वापस डाउट पूछो, क्या डाउट था? AR cube minus 5 भी ले सकते हैं? हाँ अब ये सोच के देखो, क्वेश्चन में अगर मैं ए आर क्यूब की वैल्यू नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया, इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म इज 25 by 2 एंड द प्रोडक्ट इज 25। अगर अपन ए आर क्यूब की वैल्यू -5 लेते हैं तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है? ओके सर। लेके देख लेना, अगर नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा तो ले लेना, तो फिर 2 सॉल्यूशन आएंगे फिर आपके पास, क्लियर है? और नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो फिर आपको पॉजिटिव लेके देखना पड़ेगा। तो बाकी यहाँ से आप क्या करोगे, आर स्क्वायर को टी मान लेना, टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ पे स्टॉप कर देना। और फिर आप यहाँ पे भी देखोगे, देखो तीनों के तीनों आंसर, चारों के चारों आंसर क्या है, पॉजिटिव आ रहे हैं ऑप्शन में भी, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू ही ली है ना? ठीक है, चलो कर लेना इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जीपी के भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं देखो जेई मेंस में। ये चैप्टर काफी स्कोरिंग भी है और काफी अच्छा भी है, इसको जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा प्रैक्टिस करना। पढ़ो अगला क्वेश्चन। 3 positive numbers forms in GP if the middle term of the GP is double, then the new numbers are in AP, then the common ratio of the GP is, करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है। 3 positive numbers forms in GP, तो अज्यूम कर लो लेट A B C be 3 पॉजिटिव नंबर, ये किसमें है, जीपी में है। अब मुझे बताइए अगली लाइन का मतलब क्या है, इफ द मिडिल नंबर इज डबल देन द न्यू नंबर आर इन एपी, इसका मतलब बताओ क्या है? B square minus A इसका equals मतलब to क्या? C minus B square. हाँ मतलब देखो यहाँ से तो रिलेशन आ जाएगा, पर इस अगली लाइन का मतलब क्या है, इफ द मिडिल टर्म ऑफ द जीपी इज डबल, मिडिल टर्म ऑफ द जीपी मतलब 2b, और बाकी टर्म्स को अगर ऐसा कैसा रहने दे। अब ये जो सीरीज है ये एपी में, क्या ये सही लिखा मैंने कि गलत लिखा है?
बताओ, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये एक्सप्रेशन सही है या गलत है? सही है। सही। ओके, अब सही है इनको सर। यूज, हाँ इनको यूज करके मुझे बताओ कि आर की वैल्यू क्या होगी। ये दो रिलेशन हमें गिवन है। अब देखो 3 नंबर अगर आपको लेने हैं जीपी में तो आप इतने अननोन भी मत रखो। 3 नंबर जीपी में लेने का तरीका भी आता है। बताओ क्या होता है तरीका जीपी में नंबर लेने का। मिडिल टर्म को क्या मानते, ए मानते हैं, है ना। मिडिल टर्म को क्या मान लेते, ए, आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी ए आर, और इसके पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी ए बाई आर। तो ये नंबर किसमें है, जीपी में। और इसी का अगर अपन क्या करेंगे 2a ए बाई आर, और ये ए आर, ये किसमें आ जाएंगे एपी में आ जाएंगे। अब रिलेशन अप्लाई करके देखो, आर ए की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, करो ट्राई जल्दी से। क्या रहा आंसर? बताओ, करा ट्राई कि नहीं? चलो फटाफट अब करते हैं। 3 नंबर अगर जीपी में है तो इसका तो वही आएगा मिडिल। बताओ, मिडिल का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट वो तो बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दो एपी की। कंडीशन फॉर एपी इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, 4a इक्वल टू ए टाइम्स 1/r प्लस आर, ए कैंसिल, 4 इक्वल टू 1/r प्लस आर। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर -4r+1 = 0। देखो चेक करना यही आ रहा है क्या एवरीवन? हेलो, यस सर। यस सर। ये रिलेशन आ रहा है। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आ रहा है आंसर की नहीं? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, 4 + -√12, √12 को क्या लिख सकते हो 2√3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ± √3, करेक्ट। अब पॉजिटिव बोला है इसलिए प्लस ले लेंगे, तो 2 + √3, करेक्ट। ये समझ में आया? ठीक है, यस सर। ओके। तो देखो जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब कैलकुलेशन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जेई मेंस में ऐसा, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन करवा के आपसे काम करवाएंगे। जीपी के बारे में आपको ऑलरेडी मैं सब कुछ बता रखा, 3 टर्म वगैरह कैसे लेनी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। A1 A2 A3 be an increasing GP of positive real number such that A1 A3 A5 A7 is equal to this, A2 plus A4 equal to this, then find the value of A6 A8 A10। इसको सोच के देखो, इसको सिंप्लीफाई करने का कोई अच्छा तरीका है क्या, कोई आसान तरीका, या फिर क्या करें, सोच के देखो। चलो ट्राई करो सब लोग एक बार।
या बच्चों सॉल्व कुछ बैठ रहा है रिलेशन? एक तो प्रोडक्ट गिवन है A1 A3 A5 A7, इसको दिमाग लगाओ, इसमें कोई अच्छा रिलेशन बन रहा है क्या? दूसरा A2 प्लस A4 दिया हुआ है। चलो अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है बेसिकली ये। हेलो, आपको आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर। हाँ। देखो इसमें ना जीपी की एक अच्छी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बताया था, एपी की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। एक सेकंड, इसमें मैं पेज ऐड कर देता हूँ। देखो मैं बोल रहा था लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या कि अगर A1 A2 A3 अप टिल सपोज A11 A12 A13 ये अगर एपी में है तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती थी? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या होती थी वैल्यू? सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू आगे से का सम पीछे से सम, मतलब A2 प्लस A12, फिर आगे से तीसरा टर्म और पीछे से तीसरा टर्म, इन सबका सम क्या होता था? इक्वल आता था, है ना? बोलो, यस सर। है ना? सेम, हाँ सेम प्रॉपर्टी होती है जीपी में भी। अब जीपी में किस तरह की प्रॉपर्टी होती है? अगर ये नंबर जीपी में है, अगर ये नंबर मान लो सबके सब किस में आ जाए, जीपी में आ जाए, तो यहाँ पे सम इक्वल होता था, वहां पे क्या इक्वल होता है? प्रोडक्ट। तो जीपी में क्या होता है? फर्स्ट का लास्ट के साथ प्रोडक्ट, फिर आगे से दूसरे का टर्म से पीछे से दूसरे का टर्म का प्रोडक्ट, फिर आगे से तीसरे का टर्म, आगे से तीसरा पीछे से तीसरा, इन सबका प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और मान लो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपके पास एक मिडिल टर्म बच जाएगी। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को आप समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैं बस देखो कहां तक जा रहा हूँ, मैं 7 तक जा रहा हूँ, राइट? कहां तक जा रहे हैं हम? 7 तक। तो मैं मान लो 7 टर्म्स कंसीडर करता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो मुझे पता है A1 और A7 का प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। किसके बराबर होगा? A2 और A6 के बराबर। अगला बताओ, अगला किसके बराबर होगा इसके बाद? A3 A5 A3 और A5 के बराबर। वेरी गुड। देखो अब इसका प्रोडक्ट कितना होगा? यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे A R पावर कितना आएगा? 6। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा A स्क्वायर, है ना? देखो ध्यान से, A1 मतलब फर्स्ट टर्म और ये AR पावर 6, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो A स्क्वायर R पावर 6 आ जाएगा। अब मुझे बता A4 के टर्म्स में क्या लिखेंगे इसको? A4 की वैल्यू कितनी होती है? AR क्यूब। AR तो क्यूब। बेसिकली A4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि मिडिल में एक ही टर्म बच रही है। अब देखो इसका इसके साथ प्रोडक्ट, फर्स्ट का लास्ट के साथ प्रोडक्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ प्रोडक्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ प्रोडक्ट। अब मिडिल में तो एक ही नंबर बचा, तो इसका प्रोडक्ट इसके खुद के साथ होगा, है ना? आ रही बात समझ में? यस। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया मेरा? A1 और A7 का प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो A1 और A7 आ रहे हैं, और A3 और A5 का प्रोडक्ट, दोनों के दोनों A4 के बराबर होंगे। तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन था A1 इंटू A3 इंटू A5 इंटू A7, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1 A7 इंटू A3 A5, ये जो हो जाएगा A4 इंटू A4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/1296, 1/1296। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? A पावर 8 इक्वल टू 1/1296। यहाँ से A4 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? A4। क्लियर है ना? बोलो, आ जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब यहाँ से A4 की वैल्यू आ जाएगी। अब A4 की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, A2 प्लस A4 वाले में, इक्वल टू 7/36। यहाँ पे A4 की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से A2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? A2। तो A4 पता है, A2 पता है, अब दोनों इक्वेशन से मैं A और R निकाल के कुछ भी पता कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये था, यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिना प्रॉपर्टी के भी करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और सर। किसी स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो, एनीवन। सर A4 की पावर 4 नहीं होएगी? अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मैंने 8 लिख दिया। A4 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, सॉरी। तो पावर 4 है, यहाँ से A4 आ जाएगा, हाँ है ना? करेक्ट है? यस। ओके, वेरी गुड। तो ये आप कर लेना सॉल्व एक बार, सोल्यूशन में दिया हुआ है। सम ऑफ जी पे आपको पता ही है,
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला बेसिक a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. For this formula r not equal to 1, and sum of infinite gp a upon 1 minus r. Remember r should be always between minus 1 and 1. That is mod r should be less than 1. ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, ओके, करो ट्राई वाला क्वेश्चन जल्दी से, पढ़ो ध्यान से. क्या बोला गया है? In an GP of even number of terms, sum of all terms is 5 times sum of odd terms, then the common ratio. फंडामेंटल पे क्वेश्चन बनाया गया, बहुत बढ़िया. इन एन जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इवन है. कैसे करेंगे सॉल्व? कंडीशन में लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल टर्म्स is given as 5 times sum of odd terms. बोलो बच्चों. सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला भी साइड में लिख देता हूं, a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. अब बताओ क्या करें? नंबर ऑफ टर्म्स आपकी मान लो इवन है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है. बताओ जल्दी से. यहां पे क्या लिखो एलएचएस में? सम ऑफ ऑल टर्म्स में एलएचएस में क्या फॉर्मूला बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या खुद से सॉल्व कर रहे हो? सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एलएचएस पार्ट. पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, देखो अपना बस टाइम इतना नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन करोगे 5-10 मिनट तक. फिर आप बस तरीका बता दो, आपने क्या तरीका अपनाया. सम ऑफ ऑल टर्म्स में क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा. फिर अगर कैलकुलेशन आसान होगी तो आप घर पे करना सॉल्व. ठीक है, अभी अपन को आगे के भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने, एएम जीएम सीरीज के भी क्वेश्चन देखने से जल्दी जल्दी जवाब दो, नहीं तो फिर अपना सिलेबस ही अधूरा रह जाएगा. बताओ सम ऑफ ऑल टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? Sn का a into r की पावर n minus 1 बाकी लोग जवाब दो. गौरव, आदित्य, साहिल, राजेश एंड युवराज. चुप नहीं बैठना है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास, राइट. इस तरह से क्लास नहीं चल पाएगी, ऐसे थोड़ी चलेगा. आप लोग बिल्कुल चुप ही बैठे हो, आंसर तो करना पड़ेगा ना. आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर भी नहीं कर रहे हो. सिर्फ एक ही बच्चा आंसर कर रहा है. हाँ युवराज बताओ क्या कह रहे हो? अदरवाइज ठीक है, चलते फिर स्लो स्लो ही अपन. आप जवाब मत दो तब तक मैं वेट करता हूँ. सम ऑफ ऑल टर्म्स में और सम ऑफ ऑड टर्म्स में क्या अंतर आएगा? दोनों में क्या वैल्यू रखेंगे? क्या चेंजेस आएंगे मतलब? बताओ. आवाज आ नहीं रही है एक्चुअली. आप साहिल और युवराज आप कुछ बोल रहे हैं क्या? वॉइस ऑडिबल नहीं आ रहा है. सम ऑफ ऑल टर्म्स और सम ऑफ ऑड टर्म्स में सर. हाँ, मतलब बेसिकली दोनों में क्या अंतर आएगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स तो मैं लिख दूंगा a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. फर्स्ट टर्म को मैंने a मान लिया, कॉमन रेशियो को r मान लिया. इस 5 टाइम्स सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखूंगा मैं इसका, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे ये पूछ रहा हूँ मैं. आप लोग बताओ. यहाँ पे हम क्या क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? कॉमन रेशियो क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी फॉर्मूले में? फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? ए यही रहेगा. वेरी, क्या सब इससे सहमत है? फर्स्ट टर्म यही रहेगा. यस सर. यस सर. कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी? कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आर ही रहेगी या कुछ और होगी? आर ही रहेगी. आर
अच्छा R R plus रही- 1 ना सर? सब लोग R पे ही रेडी हो कि R रहेगी या फिर कुछ और होगी? सोच के देखो, 2 ऑड R टर्म्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना? 2 R एग्जांपल ले लेते, चलो एग्जांपल R लेके square समझते हैं। देखो फर्स्ट, R अगर मान लो square फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, R सेवंथ टर्म। square हाँ वेरी गुड, आर स्क्वायर रहेगी। देखो ध्यान से, आर स्क्वायर क्यों रहेगी? अगर मान लो ये ए है, ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, ये ए आर क्यूब है, या ए आर एस टू पर क्या है 4 है। अब मुझे कौन सी टर्म कंसिडर करनी? ऑड टर्म्स। तो ऑड टर्म्स में कौन कौन आएगा? ये और ये। तो मेरी ऑड टर्म्स की जो सीरीज बनेगी वो किस तरह की बनी? ए आर स्क्वायर ए आर एस टू पावर 4 एंड सो। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है? आर है कि आर स्क्वायर है? R square. आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? अपन यहाँ पे ऑड टर्म्स जब कंसीडर करेंगे तो मेरा कॉमन रेशियो कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो ऑड टर्म्स कितनी रहेगी? एन। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो ऑड टर्म्स कितनी रहेगी? N n upon 2 minus 1 वेरी गुड, एन आधी टर्म्स। नहीं, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ टोटल मान लो 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स है टोटल, तो उसमें कितनी और कितनी इवन होगी? 10 ऑड होगी, 10 इवन होगी, है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 30 है, तो 15 टर्म ऑड होगी, 15 टर्म इवन होगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो उसमें से आधी ऑड होगी। मतलब n एक इवन नंबर एक्चुअली, इवन बोला था मैंने, वो इवन नंबर एक्चुअली। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है वो की एक इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितनी होगी? n/2 होगी। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ Yes. लो, अभी क्लियर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आधी टर्म ऑड होगी, आधी टर्म्स क्या होगी? इवन होगी। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो आर। ठीक है, काम करी तब ना बताओ यहाँ पे क्या कुछ करोगे? ना तो पता तो एक ठीक है, माइक ऑन है क्या किसी का? ठीक है, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल, आर एस टू पावर एन बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी? आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स आर माइनस 1। ये आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये चीज ध्यान रखना। ऑड टर्म्स के बारे में हमको पूछ रहे हैं, तो ऑड टर्म्स में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ये ट्राई करो इनफाइनाइट जीपी पे, सब लोग ट्राई करेंगे। गिवन डेटा प्रॉपर्ली उतारो, क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपर्ली गिवन डेटा उतारो, ट्राई करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। ट्राई एवरीवन। The sum of infinite GP is 20। क्या गिवन है? वो इनफाइनाइट जीपी, उसका सम हमें गिवन है 20। 1:5 1/5 आ रहा है क्या? मतलब कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी मतलब 1/5। yes sir 1:7 एक आंसर है 1/7। ओके, और कोई आंसर आ रहा है? 1:7. ओके, चलो चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी का सम हमें गिवन है 20। एक रिलेशन ये गिवन है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a/1 माइनस आर इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये बन गई। अब उनके स्क्वायर का सम, अगर मान लो इनके स्क्वायर को मैं कंसीडर करूंगा तो जो मेरी जीपी बनेगी ए स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? देखो नॉर्मल जीपी क्या थी? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इनका मैं स्क्वायर वाली जीपी देखूंगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर
इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर पर 4 एंड सो ऑन। तो इस स्क्वायर वाली जीपी की फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, है ना? बोलो, स्क्वायर वाला जो जीपी बनेगा उसका फर्स्ट टर्म कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर। और आर कितना रहेगा? आर कितना होगा? आर स्क्वायर के बराबर। और ये वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 100। इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या गया है? हमें निकालना है कॉमन रेशियो, मतलब आर निकालना है। देखो आर निकालने के लिए ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ए को Yes, एलिमिनेट sir. करने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। करेक्ट? इक्वेशन Yes, नंबर। sir. अब क्या करें बताओ? आर आर निकालने के लिए डिवाइड Divide. कर दें। Divide. किसको A divided by 2. हाँ 3 को 2 A से divided. डिवाइड। वेरी गुड। 3 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बहुत बढ़िया। 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन क्या? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 400 अपॉन 104 हो जाएगा। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से मेरे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या कर लोगे सॉल्व आगे? एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर 3/5 आ रहा है बच्चे। एक बार चेक करो कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे इन्होंने रखी वैल्यू ए स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे भी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई करोगे। आर की वैल्यू 3/5 आ रही है। क्या समझ में आया? Yes, देखो sir. 1 माइनस आर स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर कितना आ जाएगा? 4। इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू 3/5 आ रही। तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी क्या, या फिर कहां गलती हुई थी बताओ? आप लोगों का आंसर 1/7 और ये क्यों आया था? एक बार डिस्कस करो कहां पे गलती हुई थी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कैसे सॉल्व किया? कोई स्टेप ऐसी जो समझ में ना आई हो बताओ। कोई ऐसी स्टेप जो समझ में नहीं है तो वापस पूछो। ऋतिक, गौरव, साहिल, राजेश, आदित्य, No, sir. कोई समझ आ ऐसी? गया. सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में का ही है। एक बार ट्राई कर लेना। 8 कॉमन लेना, 1 1 1 क्रिएट करना, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। ठीक है? एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन गिवन है। एक बार खुद से ट्राई कर लेना ये वाला। देखो एचपी में बस कुछ नहीं करना है। कोई भी एचपी गिवन हो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको बोला गया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टिल AN, दिस टर्म्स आर इन एचपी। दिस टर्म्स आर इन एचपी। अगर ये टर्म्स एचपी में है तो इनका जो रेसिप्रोकल है, उनके जो रेसिप्रोकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एपी में। उसके बाद एपी में जिस तरह से मेथड, जो भी मेथड आप सॉल्व करने का तरीका अपनाते हो वो तरीका अपना लेना। तो कुछ मत करना। एचपी का क्वेश्चन अगर कभी आता है तो उसका रेसिप्रोकल करके एपी में कन्वर्ट कर देना और फिर सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। एक क्वेश्चन ट्राई कर लो एचपी पे, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। करो ट्राई सब लोग मिलके सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा। सर 20th टर्म 1/4। 28 टर्म कितना होगा? 1/4। ओके बाकी लोगों का आंसर कितना आ रहा है? 1/4. 1/4 करेक्ट। वेरी गुड। 1/4. 1/4 बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आप लोग ये कर लोगे सॉल्व। एक बार मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से सॉल्व किया गया है।
देखो अगर बोला कि 18 एंड 14 आर इन एचपी, तो अगर ये टर्म 1/2 और 1/3 एचपी में, तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे? एपी में होंगे। तो 8 की वैल्यू 1/2 थी, A14 की वैल्यू 1/3 थी, तो 8 मतलब 1/A+7D और 1/A+13D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 3। यहां से सॉल्व करके आपने ए और डी निकाल लिया होगा, फिर A20 निकाल के उसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के बारे में दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जल्दी से ध्यान समझना। देखो अर्थमेटिक मीन के बारे में कॉन्सेप्ट क्या समझाया गया है कि अगर A1 अगर नंबर से कुछ, ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में ध्यान समझना। जैसे कुछ नंबर से मान लो A1 A2 A3 A4 A5 मान लो 5 नंबर है, तो मुझे बताओ इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? इन 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? क्या सीखा है आपने? सर ऐड करके डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डिवाइड 5। बाय लाइफ। वेरी गुड। इन सबको ऐड करके डिवाइड का इसे कर 5 देंगे 5 5 से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा AM। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको कभी भी किसी भी सीरीज का कोई भी सीक्वेंस का अर्थमेटिक मीन पूछा है, किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो उन सबका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि आपको मान लो दो नंबर दे देंगे ए और बी, दो नंबर, कोई भी दो नंबर दे दिए ए और बी, और उसमें बोला कि मान लो आपने कुछ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, एन नंबर इंसर्ट करो। एन नंबर को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन ही बोलते हैं, उनका नाम भी अर्थमेटिक मीन ही बोल दिया गया। अब नंबर इस तरह से इंसर्ट करने हैं ताकि ये जो पूरी सीक्वेंस है ये कन्वर्ट हो जाए एपी में, कन्वर्ट्स इनटू एपी। क्लियर? सो इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ए और बी कोई दो नंबर दे दिए हैं, उनके बीच में एन नंबर इस तरह से इंसर्ट करने हैं ताकि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है, A1 A2 A3 और AN की मुझे क्या पता करनी है? वैल्यू पता करनी है। तो वैल्यू कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझो ध्यान से। अब मैंने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई ये बताओ? इस पूरी एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? N+2। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टर्म क्या है? ए इज माय फर्स्ट टर्म, राइट? ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज द लास्ट टर्म, बी इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? N+2 माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से मेरे पास डी आ जाएगा, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन N+1। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डी निकाल लेना। अब डी पता तो हर चीज आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है। तो अगला टर्म, अब ये देखो फर्स्ट टर्म है, अगला टर्म निकालने के लिए इसमें प्लस डी ऐड करेंगे, तो मेरा जो A1 आ जाएगा, A1 कितना आ जाएगा यहाँ से? A1 की वैल्यू हो जाएगी A+D, फर्स्ट वाला अर्थमेटिक मीन। फिर अगला अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? A1 में वापस डी ऐड कर देंगे, तो A1 में वापस डी ऐड करोगे तो अगला अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? A+2D। इसी तरह से A+3D A+4D, और nth अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा? A+ND। अब ए मुझे पता है, डी मैंने निकाल चुका हूं, तो मेरे पास सारे के सारे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और डी का फॉर्मूला अगर याद रख सको तो याद रख लेना। डी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? बी माइनस ए अपॉन N+1। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। अगर मैं एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं तो एन की वैल्यू एन होगी। अगर मैंने बोला 7 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड, तो एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। 5 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ से डी आपका आ जाएगा। डी जैसे पता चल जाएगा सारी टर्म्स आ जाएगी। देखो ध्यान से, क्या क्लियर है? बोलो, हाँ है ना? यस। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार और ट्राई कर लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन हम दो जेई का 2022 का क्वेश्चन ट्राई कर लेते, करो ट्राई एक बार इसको।
चलो ट्राई करते हैं। आया आंसर क्या? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100। तो ए और 100 दो नंबर है, इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। बोला गया द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन, रेशियो ऑफ द फर्स्ट अर्थमेटिक मीन टू द लास्ट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/7, राइट। और एक और रिलेशन क्या गिवन है, ए प्लस एन की वैल्यू 33 गिवन है। तो पूछा गया है एन कितना होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले A1 का फॉर्मूला क्या बनेगा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन डी के टर्म्स में। A1 की वैल्यू कितनी होगी, अभी अब पता करी थी हमने, और AN की वैल्यू कितनी होगी बताओ। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा अगर ये टर्म, A plus D। वेरी गुड। और nth अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, A प्लस एन डी इक्वल टू 1/7। यहाँ पे हमको ये गिवन है, ठीक है। हाँ, अब आगे डी निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने सीखा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी? B minus A by N plus 1। हाँ, b माइनस ए बाई एन प्लस 1 नंबर ऑफ अर्थमेटिक इंसर्टेड। तो d जो मेरा आ जाएगा 100 माइनस a बाई एन प्लस 1, ये मेरी d की वैल्यू आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू को मुझे यूज करना है यहाँ पे। बस ये दो ही रिलेशन गिवन है मेरे पास, और दूसरा क्या गिवन है, a प्लस एन की वैल्यू गिवन है। a प्लस एन की वैल्यू 33 गिवन है। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, a प्लस एन इज इक्वल टू 33, ये सेकेंड रिलेशन। अब बताओ क्या करें। ये तीन रिलेशन गिवन है मेरे पास, और इनको सॉल्व करके एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है और एन की वैल्यू क्या करनी पता करनी है, ठीक है। जेई 2022 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन नो डाउट। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा प्रॉपरली। हाउ टू डू कैलकुलेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन नंबर 3 में। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करोगे तो कितना आ जाएगा, 7a प्लस 7d इक्वल टू a प्लस एन डी। सर 23 23 आ रहा है, वेरी गुड। तो 6a इक्वल टू 7, 6a इक्वल टू ये d 7d उधर जाके माइनस हो जाएगा, d कॉमन ले लोगे तो n माइनस 7 इंटू डी, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो, तो 6a इक्वल टू n माइनस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 100 माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, n निकालना, तो a को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या रख दो, 33 माइनस डी। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या रख दो, 33 माइनस n इक्वल टू n माइनस 7, 100 माइनस a, 100 माइनस 33 माइनस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब पूरी इक्वेशन n में ही है, तो यहां से आपका n आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ करा नहीं है, बस फॉर्मूला पुटअप किया है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व किया है। अभी भी जेई इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से, कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं इनको आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना, ठीक है। एन की वैल्यू 23 करेक्ट। आप एन में सॉल्व करोगे, एन में क्वाड्रेटिक बनेगी, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, एक वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन का। अगर एक बेसिक कंसेप्ट बताऊं तो A1 A2 A3 मान लो कुछ नंबर से, A7 तक मान लो, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन बताओ कैसे निकालेंगे, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन, हाँ वेरी गुड। ज्योमेट्रिक मीन में सबका क्या करते हैं, प्रोडक्ट,
सबका प्रोडक्ट की पावर 1/7 है ना। तो राइट, किसी के भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना, सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n कर दो, सबके प्रोडक्ट की पावर क्या कर दो 1/n। अब सेम कॉन्सेप्ट वापस से, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मान लो दो नंबर ए और बी, इसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए जा रहे हैं, G1 G2 G3 एंड सो ऑन अप टिल Gn। तो वापस से वही कंसेप्ट लगेगा, वापस से आपको क्या निकालना पड़ेगा, r, जैसे वहां पे d निकालना था यहाँ पे r निकालना, तो r निकालने के वही लास्ट टर्म इक्वल टू a r रेज़ टू पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वापस n+2 है -1 अपॉन r -1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? चेक करो एक बार। सॉरी, यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी मैंने, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, किसी ने बताया भी नहीं। बताओ b की वैल्यू क्या होगी? ए आर की पावर a r की पावर अब n-1। अब n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2 -1। करेक्ट है? अब क्या अभी भी गलती है? करेक्ट है कि नहीं है? तो यहां से r कितना आ जाएगा, b अपॉन a की पावर n+1, तो वो n+1 उधर जाके 1/n+1 हो जाएगा। तो ये आपका r का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी, वहां पे r की वैल्यू कितनी आई थी, b माइनस a अपॉन n+1, यहाँ पे b अपॉन a रेज़ टू पावर 1/n+1, b अपॉन a रेज़ टू पावर 1/n+1, ये आपका r आ जाएगा। r आने के बाद हर टर्म्स आप निकाल सकते हो। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, G1, तो इसमें a में r मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, तो a इंटू r। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, AR², सब में r मल्टीप्लाई करते जाएंगे। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन AR3। इसी तरह से nth ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, AR रेज़ टू पावर n। ठीक है, जहां पे r का फॉर्मूला क्या है, b अपॉन a रेज़ टू पावर 1/n+1। ठीक है, चलो तो ये कर लेना सॉल्व। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जेई में भी आए हुए हैं, उनको भी एक बार आप ट्राई कर लेना। ठीक है, हार्मोनिक मीन के बारे में सिर्फ हमको एक ही चीज जाननी है कि अगर तीन नंबर सपोज एचपी में है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, पहले तो वो समझते हैं। तो अगर तीन नंबर एचपी में है, तो यहाँ से इनमें आपस में रिलेशन लाना है, तो इसमें क्या करूंगा, 1/a 1/b और 1/c किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। और एपी में मुझे पता है ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ से रिलेशन कितना आ जाएगा, 2/b इक्वल टू a प्लस c बाई ac, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ac अपॉन a प्लस c। ये रिलेशन याद रखना है। तीन नंबर अगर एचपी में है तो मिडिल नंबर की वैल्यू कितनी जाएगी, ट्वाइस ऑफ 2ac अपॉन a प्लस c, 2ac अपॉन a प्लस c। और हार्मोनिक मीन वगैरह पूछे तो उसको एपी में कन्वर्ट कर देना और अर्थमेटिक मीन वगैरह निकाल। ठीक है, तो 2ac अपॉन a प्लस c ये ध्यान रखना। अगर abc अगर एचपी में है तो मिडिल नंबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ac अपॉन a प्लस c। रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर अ गिवन पॉजिटिव नंबर। ध्यान रखना, ये रिलेशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब मेरे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होंगे तभी हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। अगर कुछ नंबर पॉजिटिव है तो उनका अर्थमेटिक मीन निकालने पे है, और ज्योमेट्रिक मीन अगर निकाला तो अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, या तो बराबर आएगा, लेकिन कभी भी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं आ सकता। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ये सबसे छोटा जो आएगा वो आएगा हार्मोनिक मीन। ये इनइक्वालिटी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, लेकिन इसकी कंडीशन कब, ये इनइक्वालिटी हम कब अप्लाई करेंगे, जब नंबर पॉजिटिव होंगे। और जनरली क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे। उनमें क्वेश्चन में जनरली आपको कभी कभी ऐसा पूछेगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अगर आपको सम और प्रोडक्ट, देखो कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, या तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेंगे, कहीं ना कहीं सम और प्रोडक्ट, सम में रिलेशन दिया होगा, या फिर प्रोडक्ट में पूछा होगा, या फिर प्रोडक्ट में दिया होगा और सम में रिलेशन पूछा होगा। तो सम और प्रोडक्ट की टर्म्स बातें होगी। और नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये तीन तरह की चीजें दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें एम जीएम का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ये तीन तरह की चीजें, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, सम और प्रोडक्ट में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है या पूछा गया है, और सारे जो नंबर कंसिडर किए पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर दो तीन चीजें आ रही है, मतलब उसमें एम जीएम कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं आप। जैसे ये बोला गया, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x अपॉन दिस प्लस दिस। अब देखो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो अपन एक नंबर कंसीडर करते हैं, एक नंबर 4x और दूसरा नंबर 4/4x। ये दो नंबर कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस टू नंबर a एंड b। अब इन दोनों में मैं am gm का फॉर्मूला लगाता हूं, इनका अर्थमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन
डिवाइड बाय 2, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2, तो प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने पे 4 की पावर 1/2 दैट इज क्या आ जाएगा 2, तो 4x प्लस 4/4 की पावर x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है तो मिनिमम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलो ये वाला, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x। अब यहाँ पे कैसे टर्म्स, कौन सी टर्म कंसिडर करें, कौन सी टर्म कंसिडर करें जिसमें AMGM लगाना है, x पॉजिटिव बोला गया। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ये क्या 9x प्लस 4/x है। अब ये मुझे क्रिएट करना है तो यही दो टर्म कंसिडर कर लो, एक टर्म कंसिडर कर ली 9x, दूसरी टर्म कंसिडर कर ली 4/x। अब x पॉजिटिव है तो दोनों भी पॉजिटिव होंगे। अब इनका अर्थमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल इनका ज्योमेट्रिक मीन दोनों का प्रोडक्ट की पावर 1/2। यहां से x कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपकी इसके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है इस तरह से आपको सॉल्व करना। हाँ बोलो, कोई डाउट है एनीवन, बोलो कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, इसमें कौन सी टर्म कंसिडर करोगे बताओ, कोई कौन कौन सी टर्म कंसिडर करे ताकि ये सम क्रिएट हो जाए या फिर ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए। बताओ, देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में सबसे पहले इसको सम में कन्वर्ट कर दो ताकि आपको चीजें दिख जाए। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे अंदर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस x बाय वाई प्लस x बाय जेड, y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y बाई एक्स प्लस 1 प्लस y बाई जेड, और z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो z बाई एक्स प्लस z बाई वाई प्लस 1। तो बेसिकली ये टर्म्स क्रिएट हो गई। अब इन्हीं में आप क्या लगा दो, इन्हीं टर्म्स में क्या लगा दोगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, आपके पास आंसर आ जाएगा, इनका सम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले आपने सम में ब्रेक कर दिया, अब इसमें जैसे am gm लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ये कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के 9 टर्म्स में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा देना। ठीक है, देखो यहाँ पे कर भी रखा है, इन्होंने टर्म्स कंसीडर कर ली फिर उसमें am gm लगा दिया। आप चाहो तो 1 को भी हटा सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इनको एक बार आप ट्राई कर लेना। ठीक है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। और एक और रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में। जैसे मान लो अर्थ में ए अर्थमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है, h हार्मोनिक मीन है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच भी होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच भी होता है। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखना, वेटेड काम का नहीं तो वेटेड मत करना। ठीक है, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको ट्राई करना। एक मैं करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD पॉजिटिव नंबर है, सच दैट उनका सम आपको 11 दिया हुआ है। पूछा क्या द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, a रेज़ टू पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर और d। ये एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करना है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 11 है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट किया, टर्म्स कंसीडर करो ताकि पावर 5 बने। पावर 5 क्रिएट करना है, b की पावर 3 क्रिएट करना है, c की पावर 2 क्रिएट करना है, d की पावर 1 क्रिएट करना है प्रोडक्ट में। तो आपको कौन सी टर्म कंसीडर करें ताकि इस तरह की पावर बन जाए am gm फॉर्मूले में, किस टर्म्स में am और gm का फॉर्मूला अप्लाई करें बताओ। ये क्रिएट करना है a की पावर 5 b की पावर 3 c की पावर 2 d। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह को क्वेश्चन को करने का तरीका भी स्टैंडर्ड ही होता है। आपको इस तरह से कंसीडर करना है ताकि सम करने पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बने और प्रोडक्ट करने पे ये बने। सम करने पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे इस तरह से पावर क्रिएट होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ,
ए की पावर 5 है ना, तो ए की 5 टर्म कंसिडर कर रहे हैं। ए क्योंकि मुझे 5 बार प्रोडक्ट करना पड़ेगा तब जाके ए की पावर 5 बनेगी। तो 5 टर्म कौन कौन सी, a by 5, a by 5, a by 5, 5 बार। जैसे इनका सम भी करोगे अगर आप, तो वापिस a बन जाएगा। b की पावर 3 क्रिएट करना, देखो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पे a की पावर 5 क्रिएट हो जाएगा। b की पावर 3 कंसीडर करना, तो b की 3 टर्म कंसीडर कर लेंगे, b by 3, b by 3 और b by 3। तो यहाँ से b क्यूब क्रिएट हो जाएगा और सम करेंगे तो b क्रिएट हो जाएगा। c स्क्वायर कंसीडर करना, तो c by 2 और c by 2 दो टर्म कंसीडर कर ली, और d अकेला ही है तो d को अकेला कंसीडर कर लिया। ये बेसिकली मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11 नंबर कंसीडर किए। कितने नंबर कंसीडर किए? 11। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बच्चों? इन सबका एडिशन, इन सबका जैसे एडिशन करोगे 5a by 5, 3b by 3, 2c by 2 प्लस d, तो बेसिकली क्या बनेगा? a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्म्स। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इनका प्रोडक्ट अगर करोगे तो प्रोडक्ट करने पे a टू द पावर 5 क्रिएट होगा, b क्यूब क्रिएट होगा, c स्क्वायर क्रिएट होगा, d स्क्वायर d क्रिएट होगा, और प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में क्या होगा? 5 पावर 5, 3 पावर 3, 2 पावर 2 इंटू 1, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? तो नंबर 11 है तो 1/11। यहां से आपको बेसिकली पता चलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। ये बाकी टर्म सब उधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्रिएट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई करोगे 1 पावर 11 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 11 पावर से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस सी प्लस डी। देखो a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी? 11 है, तो 11 by 11 कितना हो जाएगा? 1। दोनों तरफ पावर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन अपॉन ये वैल्यू उधर चल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आगे टफ नहीं है, आप तो हो जाएगा सॉल्व। तो ये सारी चीजें थी, क्या आपको समझ में आया? क्या क्या चीजें पढ़ी? एम पढ़ा दिया, जीएम पढ़ा दिया, एचएम पढ़ा दिया, और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में जो इनइक्वालिटी होती है उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैंने समझाया। ठीक है, देखो अब पेपर आपका जो भी संडे को होगा उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू वगैरह थोड़े प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे घर पे, सॉल्व पीवाईक्यू ही ट्राई कर लेना। ठीक है, ताकि पीवाईक्यू करने के बाद सॉल्यूशन से खुद से समझ सको, और कोशिश करना पेपर में, देखो पेपर में सारे क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे। तो सबसे पहले उस पूरे पेपर में, मान लो अगर मैथ्स का पेपर है 15-20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से पहले 2-3-4 क्वेश्चन वो छाट लेना जो सबसे आसान है, पहले उनको कर लेना। हमेशा पहले आसान क्वेश्चन को करना, उसके बाद अगर टाइम बचता तो फिर मीडियम हार्ड क्वेश्चन। अब आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, एनीवन? सर Thank you. AMGM इक्वल किस केस में होता है? हाँ, एम जीएम और एचएम इक्वल तब होगा जब मेरे सारे नंबर सेम हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने कंसीडर किया 4 नंबर कंसीडर किया, 2 2 2 2 2 ए बी 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 बी, तब मेरा एम जीएम क्या होंगे? इक्वल होंगे। अदरवाइज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होगा? जब नंबर मैंने सेम कंसीडर कर लिए। क्या बात समझ में आ गई? ओके सर। हाँ, और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, एनीवन? और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह थोड़े बहुत लगा लेना प्रॉपरली। ठीक है, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।